हेलो एवरीवन। अक्सर हमें ये डाउट होता है कि न्यूक्लियस में पाया जाने वाला क्रोमोसोम, क्रोमैटिन थ्रेड, जीन या फिर डीएनए ये सब एक है या अलग-अलग। आइए देखते हैं। सो टू अंडरस्टैंड दीज थिंग हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये और कुछ नहीं है बल्कि डीएनए के ही डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो बनते हैं जब डीएनए पैक होता है इन अ न्यूक्लियस। अब अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए क्या है? डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल मींस जिसके पास इंफॉर्मेशन हो। तो अगर मैं ये देखूं कि मेरी बॉडी में मेरे हर सेल के अंदर मेरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरी किडनी की सेल निकाल लें और उसके डीएनए से पूछें कि मेरे आंख का कलर क्या होगा, तो दैट इंफॉर्मेशन इज देयर। उसको भी पता है कि मेरी आंख का कलर क्या होगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हर एक सेल में है। किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ जीन। अब अगर जीन को आप देखिए तो अगर ये डीएनए है और डीएनए में छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है पर्टिकुलर प्रोटीन की। अब उन सीक्वेंस को कहते हैं जीन। तो डीएनए में जीन्स होते हैं, यानी जीन आर नथिंग बट अ पार्ट ऑफ डीएनए जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन को डिफाइन करता है। और डीएनए में इन जीन्स के अलावा कुछ और भी सीक्वेंस होते हैं लाइक दिस, जो कि प्रोटीन तो नहीं बनाते लेकिन इनकी प्रेजेंस जरूरी है पर्टिकुलर प्रोटीन के फंक्शन या स्ट्रक्चर के लिए। तो यहां से डीएनए को अगर हम देखें तो डीएनए जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है और अगर हम उसकी स्ट्रक्चर को देखें तो वो ऑलमोस्ट 2 नैनोमीटर का मोटाई है उसकी। अब अगर ह्यूमन डीएनए को देखें तो ह्यूमन डीएनए ऑलमोस्ट 2.2 मीटर लंबा है। अगर जितने भी डीएनए हैं ह्यूमन की एक सेल में जो डीएनए है अगर उसको एक साथ लंबाई में देखें तो उसकी लंबाई ऑलमोस्ट 2.2 मीटर होगी। अब इतने लंबे डीएनए को यानी इतने बड़े डीएनए को न्यूक्लियस में जिसकी साइज होती है 10⁻⁻6 मीटर या 1 माइक्रोमीटर, इसका अंदाजा आप न्यूक्लियस की साइज का अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं कि एक नॉर्मल सेल आपको दिखाई नहीं देती, तो न्यूक्लियस तो उससे भी छोटा है। तो उसमें ये 2.2 मीटर के डीएनए को अरेंज करना या पैक करना ये बहुत ही टीडियस टास्क है। और इसके लिए क्या होता है? डीएनए कंडेंस होता है यानी कॉम्पैक्ट होता है और स्टेप बाय स्टेप ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता रहता है। तो इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज क्यों है? क्योंकि डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स का और न्यूक्लियोटाइड में होते हैं फॉस्फेट्स जिनके पास नेगेटिव चार्ज है, इसलिए डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए एक प्रोटीन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन जिसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, आप लोगों ने नाम सुना होगा हिस्टोन प्रोटीन, इसके ऊपर रैप्ड होता है और ये रैप करके कुछ बीडेड लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस, ये इसकी तरह स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें एक हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो डीएनए रैप होता है उसको कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोसोम, जो कि स्टोन पॉजिटिव चार्ज है, डीएनए नेगेटिव चार्ज है, इसलिए दोनों इस स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी के साथ मेंटेन रखते हैं और ये बीडेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। ये स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट 10 नैनोमीटर मोटाई का होता है। अब ये स्ट्रक्चर फर्दर कंडेंस होता है कुछ इस टाइप से और इस कंडेंसेशन के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनाता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है जिसको कहते हैं क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमैटिड। ये जो स्ट्रक्चर होता है ऑलमोस्ट 700 नैनोमीटर की मोटाई का होता है और ये जो क्रोमैटिन थ्रेड या फाइबर है यही वो स्ट्रक्चर है जो आप जनरल किसी सेल में देखते हैं। यहां मैं स्पेसिफाई करूंगी कि जब किसी नॉन डिवाइडिंग सेल में, यानी वो सेल जो डिवाइड नहीं कर रही है, अगर आप उस सेल को देखेंगे तो उसके
सेल में आपको जो डीएनए है हमेशा क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में ही दिखाई देगा। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि क्रोमैटिन थ्रेड वो स्ट्रक्चर है जैसे कि आप अपने घरों में अपने कपड़ों को या अपनी चीजों को रखते हैं, तो वो कुछ अलमारी में होती हैं, कुछ कबर्ड में होती हैं, कुछ हैंगर्स पे होती हैं, लेकिन जब आपको कहीं जाना होता है तो आप उन सब चीजों को कॉम्पैक्ट करके एक बैग में अरेंज करते हैं ताकि आप आसानी से ले जा पाए। उसी तरीके से ये जो क्रोमैटिन थ्रेड वाला स्ट्रक्चर है, जब सेल डिवाइड होती है, डिवाइडिंग सेल में ये फर्दर कॉम्पैक्ट होके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है जिसको आप जानते हैं, इसको कहते हैं क्रोमोसोम। तो ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर में यानी क्रोमोसोम में तब कन्वर्ट होता है जब सेल डिवाइड करने वाली होती है। नाउ ह्यूमन के केस में जो टोटल डीएनए है ह्यूमन की एक सेल में, उससे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम यानी ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब अगर हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट 1400 नैनोमीटर मोटाई का होता है, यानी ये जो है मोस्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है जिसमें कि डीएनए पाया जाता है। और इसमें जो सेंटर में चीज होती है उसको कहते हैं सेंट्रोमियर, और ये जो एक आपको आम ऊपर और एक नीचे, इन दोनों को मिला के कहते हैं क्रोमैटिड। तो यहाँ दो क्रोमैटिड के साथ एक क्रोमोसोम रिप्रेजेंट किया हुआ है। नाउ ये जो पार्ट है मींस ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स में जो क्रोमैटिन थ्रेड दिख रहे हैं और ये क्रोमोसोम जो दिख रहा है, इसमें कई चीजें हैं जो हमें अच्छे से समझनी होंगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो क्रोमैटिन थ्रेड है या फाइबर है ये नॉन डिवाइडिंग सेल में दिखेगी, यानी अगर हम इसको नॉन ही डिवाइडिंग सेल में कॉम्पैक्ट कर लें, जो नहीं होता है, मींस आपको ये जो मैं बनाने जा रही हूँ स्ट्रक्चर वो नहीं दिखता है, लेकिन अगर ये नॉन डिवाइडिंग सेल में ही कॉम्पैक्ट हो तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का दिखेगा। मींस इसमें एक ही क्रोमैटिड दिखेंगे, दो क्रोमैटिड नहीं दिखेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो डीएनए सेगमेंट है वो कॉम्पैक्ट होके ये स्ट्रक्चर बनाता है और इसमें जीन्स होते हैं, सभी में क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं, यानी जो सेगमेंट जो प्रोटीन को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ आपको दिख जाते हैं, किसमें? पैचेस में। तो ये आपको स्ट्रक्चर दिखना चाहिए अगर ये कॉम्पैक्ट हो रहा है तो। लेकिन आपको पता है कि क्रोमोसोम तब बनते हैं जब सेल डिवाइड होती है, और जब सेल डिवाइड होती है तो वो जाती है सेल साइकिल में। सेल साइकिल में वो G1 फेज में जाती है, उसके बाद S फेज में जाती है, फिर G2 में जाती है, देन M में जाती है। तो जब S फेज में जाती है तो अगर इसको हम पूरे को एक डीएनए इससे रिप्रेजेंट करें तो ये जो है ये डबल हो जाती है। ये डबल तो हो जाती है लेकिन ये जुड़ी रहती है एक पॉइंट पे जो सेंट्रोमियर होता है। तो यहाँ पे जो ये डीएनए कंटेंट है ये हो जा रहा है डबल, और डबल होने पे ये वाला जो एक है वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, और ये जो दूसरा वाला रेप्लिकेटेड फॉर्म है वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। कब बनाएगा? जब आप एम के किस फेज में जाते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो आपके मेटाफेज में आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। ऐसा स्ट्रक्चर इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ पे डीएनए डबल अमाउंट में है। तो ये जो एक क्रोमैटिड है वो एक डीएनए से है और दूसरा जो क्रोमैटिड है वो उसके डुप्लीकेटेड डीएनए से है। तो ऐसे क्रोमैटिड जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं यानी खुद की ही कॉपी होते हैं, इनको कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। तो इसलिए आपको मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम ये दो क्रोमैटिड के साथ दिखते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनका रेप्लिकेशन हो चुका होता है, उनका डीएनए कंटेंट जो है वो डबल हो चुका रहता है। अब एक और बात, आपको पता है कि एक सेल में 2n क्रोमोसोम होते हैं। हम लोग हैप्लॉइड और डिप्लॉइड अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप यहां से जानते हैं कि ये दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एक मदर से आता है और एक फादर से आता है। इसीलिए जो डीएनए है वो 23
क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स कि 1 से 23 ये होता है और सेम इंफॉर्मेशन की डबल कॉपी होती है, यानी ये ऐसे 23 होगा, यानी ये 1 है तो ये 1 डैश होगा। क्या है इसमें? इसमें जो इंफॉर्मेशन इसमें है वही इसमें है, जो इसमें है वही इसमें है, तो इनको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। इसको डिटेल में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है जो कि मदर का है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर 1 होगा जो फादर का होगा, जो शेप में, साइज में, जीन्स में, सब में एक जैसा होगा। तो उसमें भी क्रोमैटिड होंगे जो आपस में सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएंगे। लेकिन अगर 1 क्रोमोसोम नंबर मदर का और 1 क्रोमोसोम नंबर फादर के क्रोमैटिड को आपस में कंपेयर किया जाए तो इसको कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, क्योंकि इनका जो सेंट्रोमियर है वो अलग है। तो सिस्टर क्रोमैटिड के सेंट्रोमियर सेम होते हैं और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के सेंट्रोमियर अलग होते हैं। एक और बात, क्रोमोसोम तब तक एक ही कहा जाएगा भले ही उसके 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हों, जब तक कि सेंट्रोमियर एक है। अगर ये सेंट्रोमियर बीच से डिवाइड हो जाए और ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए जो कि एनाफेज में होता है, तब इसको 2 क्रोमोसोम कहेंगे। यानी कि क्रोमैटिड ये डिसाइड नहीं करता कि क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, ये सेंट्रोमियर डिसाइड करता है कि क्रोमोसोम नंबर क्या होगा। सो दैट इज ऑल अबाउट दीज टर्मिनोलॉजीज। और ये मेरा कॉन्सेप्चुअल सीरीज चल रही है, तो आप प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए और प्लीज कमेंट करिए अगर आपको किसी और टॉपिक में कॉन्सेप्चुअल वीडियो चाहिए फ्रॉम जीरो। सो थैंक यू सो मच।